चलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। अब उसमें जो स्ट्रेटेजी प्लान्स थे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स को लेके, वो तो सारे हमने कवर अप कर लिए। अब लास्ट पार्ट बाकी है इसका, दैट इज़ द केस स्टडीज़। अब ये मॉड्यूल में उन्होंने ऐड की है तो मैंने एज इट इज़ रखी हुई है। तो कुछ कंपनीज़ की केस स्टडीज़ दे रखी है कि उन लोगों ने किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो किया। अब कौन सी कंपनीज़ है वो क्या करती है उनके बारे में भी थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। तो कल जो आपको लिंक शेयर किए थे वो साथ में आप ओपन करके देख सकते हो। कौन सी लिंक खोलनी है? सबसे पहला जो लिंक है वो मिंट कंपनी के बारे में है, लिखा होगा उसमें, दिख जाएगा मिंट। सर काट देंगे। ठीक है चलो। तो ये इंट्यूट मिंट करके जो कंपनी है इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। अब ये एक पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, यूएस और कनाडा में काफ़ी पॉपुलर है वैसे बोला हुआ है। अब ये पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये सब चीज़ों में एग्जैक्टली होता क्या है वो भी देख लो। अभी इंडिया में भी कुछ कंपनीज है जो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे क्रेड वाला प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट क्या करते हैं, आपसे परमिशन मांग लेते हैं कि आपका बैंक अकाउंट, आपका क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ें जो है इनके ऐप से लिंक कर दो। तो उसके अंदर ना वो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके बता देगा, बाइफर्केशन बता देगा कि आपने पूरे मंथ में जो भी एक्सपेंसेस या स्पेंडिंग्स किए उसमें फूड पे कितना हो रहा है, ग्रोसरी आइटम्स पे कितना हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे कितना हो रहा है, शॉपिंग में कितना जा रहा है, बाइफर्केट करके बताएगा। तो इन शॉर्ट आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट उससे कर सकते हो, आपको आइडिया आएगा कि आपके पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो मंथ के एंड में यूजुअली क्या होता है, अपने हिसाब करने आप बैठते नहीं, सेग्रीगेशन करने नहीं बैठते। तो ये ऐप्स जो है आजकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सारे, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये मिंट कंपनी ने पहले mint.com के नाम से स्टार्ट किया, यूएस और कनाडा में लोग अपनी सर्विसेज दे रहे, और 2006 में फर्स्ट टाइम इन्होंने लॉन्च किया था। अब धीरे धीरे आगे स्ट्रैटेजीज लगा के किस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को पॉपुलर बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एनरोल किया, उसकी बात यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो डेटा देख लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लो ना कंपनी के बारे में क्या बोला एग्जैक्टली। When Mint first launched in 2006, it was nothing more than an account aggregation service. Yet Mint has now become a household name with over 20 million users. Acquired by Intuit for $170 million in 2009, Mint is a personal finance tracker that makes it easy for customers to achieve their financial goals, track their budget, and find deals on credit cards, loans, mortgages, and auto loans. Mint faced an uphill battle as it needed to convince users that it was safe to consolidate their banking data under a single service. देखो ये यहाँ पे इनको प्रॉब्लम आ रही थी। अब इन्होंने बोला फाइनेंशियल गोल्स जो है सेट कर सकते हो, बजट्स को ट्रैक कर सकते हो, आपका महीने में ओवर स्पेंडिंग कहाँ पे हो जाता है आपको मंथ एंड में क्लियर होगा, रेगुलर बेसिस पे आप ट्रैक करो। बट उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट्स को ऐप के साथ लिंक करना पड़ेगा, और वो लोगों को सेफ नहीं लगता कि यार अपनी बैंक डिटेल्स हम किसी ऐप के साथ शेयर कर रहे हैं तो फिर वो बाद में कोई सेफ्टी इशू, कोई डेटा हैकिंग या कोई अमाउंट ट्रांसफर का प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो अपहिल वाला बैटल जो बोल रहे हैं उसमें वही था, यूजर्स को कन्विंस करना कि सर्विसेज अच्छी है, आप इसको यूज करो। तो उसके लिए एक वो हाइप क्रिएट करना या लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, वो उनके लिए स्टार्टिंग में चैलेंज था। फिर आगे When the aggregation service first came out in 2006, this was something many users were told never to do. Despite this, through a comprehensive online marketing campaign, Mint was able to successfully start acquiring revenue through lead generation by 2008, leveraging its referral fees. ठीक है, पहले तो लोग इसको डिनाई कर रहे थे कि भाई ये इस सर्विस को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए ऐसा वैसा, बट धीरे धीरे करके ऑनलाइन मार्केटिंग उन्होंने की तो कस्टमर्स एक्विजिशन भी शुरू हुआ और उससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी जनरेट होना स्टार्ट हुआ। लीड जनरेशन का मतलब ये है कि आपको फिर वैसे कस्टमर्स मिले जो आपको प्रीमियम प्लान के लिए कुछ पे करने के लिए रेडी हो गए। तो यूजुअली ऐप्स का ही होता है, वो लोग कुछ सर्विसेज फ्री देते हैं बेसिक, फिर आपको सर्विस अच्छी लगती है तो बाकी सर्विसेज के लिए थोड़ा बहुत नॉमिनल प्रीमियम चार्ज करना स्टार्ट करते हैं और वहाँ से वो रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है वैसा। फिर नेक्स्ट Mint's challenges were twofold. They needed to convince customers that this was a service they needed and that they were a reputable, safe service to use. They were able to do this through their multi-channel marketing, which built authority and brand awareness throughout their targeted millennial audience. अब इन्होंने क्या है ना कि अलग अलग चीज़ें एक साथ अप्लाई करना स्टार्ट किया, जिससे मेन प्रॉब्लम ही वही था कि आपको अपने बिजनेस में ये समझना है कि कस्टमर क्यों आपके पास नहीं आ रहा, उसको इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। अगर आप वो इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हो और उसको सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन दे सकते हो तो अपने आप वो धीरे धीरे रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इनको ये समझ में आ रहा था कि यार मामला पैसों का है, तो लोग थोड़े स्केप्टिकल है कि यार करे या ना करे, कल को कुछ इशू ना हो जाए। तो उनको एक कॉन्फिडेंस उनके माइंड में डेवलप करना और क्लैरिटी डेवलप करना कि इसमें कोई थ्रेट वाली बात नहीं है, तो वो ओवरनाइट नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स देने पड़ेंगे जिससे वो डर या जो फियर है आपके यूजर्स के माइंड में, वो फियर निकल जाए। तो वो कैसे उन्होंने किया, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या लगाई, वो एक्चुअल में बताइए। अब देखो,
पहला जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में उन्होंने पॉइंट अप्लाई किया, उन्होंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया, दैट इज मिंट लाइफ ब्लॉग करके नाम रखा। अब ब्लॉग एग्जैक्टली होता क्या है? क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जैसे कोरा पे होता है या सब जगह। ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आप अपना कंटेंट या आर्टिकल्स के फॉर्म में आप उसके ऊपर पोस्ट करो, यूजर्स को उसके ऊपर कमेंट करने दो, उनकी क्वेरीज वहाँ पे पूछने दो, उसका रिप्लाई करो। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आंसर और ब्लॉगिंग वाला पार्ट उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, तो वहाँ से थोड़ा बहुत क्लैरिटी बाकी यूजर्स के माइंड में आनी शुरू होगी। ये फर्स्ट पॉइंट है, पढ़ लो एक बार, रीड करो। Mint understood that the major customer demographics were likely to be millennials who wanted to get a foothold on their finances. The Mint Life blog was directed at bringing in younger individuals who had questions about their finances. What goes into a credit score? How do you get started buying a house? Is it possible to purchase a car with bad credit? Blog-based content marketing brought in an audience demographic that was likely to be interested in the services. ये सब क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे मिलने लगे। इस टाइप का कंटेंट उन्होंने पोस्ट करना स्टार्ट किया। लोगों की फाइनेंशियल क्वेरीज जो इन जनरल होती है उसके ऊपर आर्टिकल्स पोस्ट किए, उस पर कमेंटिंग हुई, शेयर हुए, लाइक हुए। तो वहाँ से उनको ना वो ऑडियंस मिलने लग गई, जिनको समझ में आने लगा कि यार ये इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो अच्छा ऐप होगा, अच्छी वेबसाइट होगी। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा था सोशल मीडिया इंटरेक्शन। और सोशल मीडिया इंटरेक्शन में आपको पता ही है कि भाई जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स और ये सब अवेलेबल है, उसके ऊपर भी उन्होंने अपना कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया। उसमें भी एक कम्युनिटी बिल्डिंग बोलते हैं कि कम्युनिटी बन जाती है, तो उसके थ्रू वो काम उनके लिए ईजी हो जाता है। पढ़ो ना क्या बोला उसमें। Through social media, Mint became extraordinarily responsive. The team at Mint hosted promotions, gave away free items and discounts, and engaged with the audience that they expected to be most interested in its service. By establishing relationships with known brands through social media, such as credit card companies, Mint was also able to easily build its perceived authority with its potential audience. Mint social media was not self-promoting. Instead, it focused on giving its millennial audience information about money-saving tips, financial news, and more. और आज की डेट में बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, इंस्टा पे यही कर रहे हैं। वो लोग आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं, तो आपको उन पर ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता है कि यार इतना नॉलेज दे रहा है और खुद नॉलेजेबल है, तो जो उसका ऐप है, जो सर्विसेज है, जो प्रोडक्ट्स है, वो अच्छे ही होंगे। तो उस हिसाब से फिर आप उसको बाई करने का या सब्सक्राइब करने का सोच सकते हो। बहुत सारे चैनल्स हैं जो कंपनीज के बारे में स्ट्रेटेजिक डिटेल्स देते हैं। यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं, यूट्यूब जो है वो लोग प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इनोवेशंस करके एक चैनल है, मैंने बीच में कुछ शेयर भी किया होगा। अब वो लोग भी वही कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, कंपनीज के बिजनेस स्ट्रैटेजीज के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं। अब वो वीडियो से उनको कुछ नहीं मिल रहा है, एड रेवेन्यू आता होगा वो ठीक है, बट वो उतना मेजर नहीं है। बट क्या है ना, उसके साथ साथ फिर बैकएंड में वो लोग कोर्सेज सेल कर रहे हैं कि आपको अगर रिसर्च करना सीखना है स्टॉक मार्केट में, तो आप हमारा कोर्स बाई कर लो। नॉमिनल है 100 है, 1500 रुपीज़ है, 2000 रुपीज़ है, 999 है। तो वो लोग वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। अब जो उनके वीडियोज रेगुलर देख रहा है, उसको अच्छी न्यूज़ मिल रही है, क्या है, तो मार्केट के बारे में सही न्यूज़ दे रहे हैं। तो फिर क्या होगा ना, वो अपने आप सोचेगा कि नहीं, इतना अच्छा नॉलेज है, 999 इज नॉट अ बिग अमाउंट, एक बार ट्राई करते हैं। अब ऐसे करके पूरे इंडिया में उनको ऐसे मतलब 500,000 लोग मिल गए, तो आप सोच लो वो अमाउंट रेवेन्यू में कितना बड़ा हो गया। तो इस तरीके से वो लोग पहले आपको कुछ फ्री दे रहे हैं, आपके साथ वो एक कम्युनिकेशन और रिलेशन बिल्टअप कर रहे हैं, अपनी नॉलेज का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको कुछ सर्विसेज पेड बेसिस पे ऑफर कर रहे हैं, वो भी बहुत मॉडरेटली, बहुत एग्रेसिवली नहीं। तो फिर क्या लगता है, अरे इसको तो पैसे ही कमाने हैं। वो लोग वो इन्फॉर्मेशन, फ्री इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, साइड बाय साइड थोड़ा बहुत आपको सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट करते हैं जो पेड बेसिस पे। और एक बार आप उनके पेड कस्टमर बने, उनको आपको अच्छी लग रही सर्विसेज, तो फिर आप हाई एंड वाले उनके जो भी प्रपोजल्स होंगे वो भी बाई करोगे, तो वैसा होता है। तो सोशल मीडिया इंटरेक्शन का ये एक बेनिफिट है जो कंपनीज को मिल जाता है। फिर आगे तीसरा जो इन्होंने पॉइंट स्टार्ट किया, दैट इज द एक्सप्लेनर वीडियोज़। एक्सप्लेनर वीडियोज़ ये मैंने यूट्यूब वाला आपको बोली थी कि यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहे। एक्सप्लेनर वीडियोज़ मतलब क्या, कि जो भी लोगों के माइंड में डाउट्स होते हैं उसी को टारगेट करके उस पर वीडियोज़ बना दिए, तो वीडियो से तो कम्युनिकेशन सबसे अच्छे तरीके से हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट है। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज इन्होंने लगाई, ब्लॉग स्टार्ट किया, सोशल मीडिया इंटरेक्शन शुरू किया और एक्सप्लेनर वीडियोस बनाए, जिससे इनका ब्रांड जो है ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इनको और यूजर्स मिल गए। ये पॉइंट है। तो ये मिंट के बारे में था। अब सेकेंड जो कंपनी है, दैट इज ड्रॉपबॉक्स। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, आप लिंक में भी देख सकते हो, उसमें भी उन्होंने यही बोला है। ड्रॉपबॉक्स क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज और इस सबको लेके है। पॉपुलर नेम है ड्रॉपबॉक्स, तो अपन ने सुना है। ये क्लाउड स्टोरेज, डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ हो रहा है और 2007 में इन्होंने फाइंड किया था, अगेन यूएस में है। तो बेसिक आइडिया वही है कि भाई आप ऑनलाइन डेटा स्टोरेज कर सकते हो। अब इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग वाला जो आजकल सिस्टम चल रहा है, तो उसमें कंपनीज आपको फ्री स्टोरेज भी प्रोवाइड करती है कुछ जीबी तक। फिर उसके बाद क्या होता है, वो लोग चार्ज करते हैं कि आपको ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो आप मुझे रेगुलर रेंट पे करो और आप हमारा स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। इसमें गूगल वन है, ये ड्रॉपबॉक्स है,
अमेजॉन वेब सर्विसेज है, ऐसी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो आपको डेटा स्टोरेज अपना iOS में iCloud है, ये सब फैसिलिटीज़ वो लोग प्रोवाइड कर रही है। गूगल ड्राइव भी वही कर रहा है वैसा। तो ये चीज़ हो गई। तो ड्रॉपबॉक्स के बारे में बताया कि उन्होंने अपने यूजर्स कैसे बढ़ाए और क्या स्ट्रैटेजीज लगाई। रीड करना स्टार्ट करो। Ranked as one of the most valuable startups in the world, Dropbox is currently one of the most used digital utilities across the globe. Dropbox has a total of 500 million users, and its usage has been growing steadily ever since. From 2009 to 2016, Dropbox was able to achieve growth from 1 million to 500 million users. Much of this dramatic growth was fueled by online marketing. 500 मिलियन कितना हो गया? 1 लैक्स million में, मतलब crores 10 लाख. 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख. तो बस बाकी का कर लो. वही तो बाकी करके बताओ कितना हो गया। 500 मिलियन कितना हो? आपको नहीं पता? पता है। हाँ तो बोलो ना. इसलिए तो पूछ रहा हूँ। कैसे ऐसा दिख रहा है 5.37 कैसे बोल रहा है, मेरे से भी नहीं सर होगा। वही 50 करोड़ समथिंग नहीं, ऐसे 50 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़, इतना है. कितना है ये? जीरो जीरो 1 2 3 4 5 6 7 50 करोड़. 50 करोड़। तो 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ यूजर्स हो गए, तो बड़ा नंबर हो गया ना। 10 लाख से 50 करोड़ तक का नंबर जाना, दैट इज वेरी हाई रीच। वैसे बोल रहे हैं तो 2009 से 16 में इन्होंने इतने यूजर्स अपने बढ़ा लिए, वैसे बोला हुआ है। और ये सब कुछ मोस्टली ऑनलाइन मार्केटिंग से हुआ, ये बता रहे हैं। फिर आगे। As an online service, Dropbox's online marketing was particularly important. Its users was already there, it just needed to find a way to tap into them. It was able to do this in a scalable, cost-effective way by essentially recruiting its own customers. Dropbox encouraged customers to invite others through a variety of social media platforms, which turned the ordinary user into a brand ambassador. Further, Dropbox had to segregate its marketing campaigns. It wasn't just a B2C utility. Its ultimate goals were to serve to businesses who would be more likely to pay for a premium model. ठीक है, ये क्लियर किया है इन्होंने कि भाई एक तो क्या है, जो इनके कस्टमर्स है वो ही इनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए होते हैं, वो माउथ पब्लिसिटी। तो भाई उनको अच्छी लग रही सर्विस तो वो लोग आगे बता रहे हैं, बोले ये अच्छा है, इससे कर लो, तो उससे अपना पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। दूसरा बोल रहे हैं कि वो सिर्फ B2C को टारगेट नहीं कर रहे थे, उनको मालूम था कि एक पॉइंट पे हमें उस टाइप के कस्टमर्स चाहिए जो हमारी सर्विसेज के लिए पे करने को रेडी। तो जो फ्री वाला होता है वो लिमिटेड होता है। B2C वालों को क्या 10 GB 15 GB फ्री स्टोरेज दे दिया, वो यूज़ कर रहे हैं, उससे ऊपर जाएगा तो वो पैसा खर्च करने वाले नहीं है। लेकिन उससे जो पॉपुलैरिटी बनती है, फिर नेक्स्ट टारगेट होता है B2B वाले, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, उनको जब स्टोरेज की जरूरत पड़ती है तो वो डेटा हाई क्वांटिटी में जाएगा और वो लोग प्रीमियम पे करेंगे, बिकॉज उनको ना उनकी डेटा की सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसके बदले एक अमाउंट पे करने के लिए रेडी होते हैं। तो लॉन्ग टर्म टारगेट तो वही है कि आप बिजनेसेस को टारगेट करके उनसे प्रीमियम चार्ज कर सको, ये पॉइंट। फिर नेक्स्ट। This meant that Dropbox had to reach a certain saturation point. The more यूबिक्विटस। ubiquitous its product became, the more likely it would be that commercial enterprises would invest in premium services. This underscored the importance of fast, even chaotic growth. यूबिक्विटस का मतलब है समथिंग विच इज वेरी कॉमन। अब लिख के रख सकते हो मीनिंग, समथिंग विच इज वेरी कॉमन। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो ड्रॉपबॉक्स है, इनको मालूम था कि एक सैचुरेशन पॉइंट तो आएगा कि भाई कितने यूजर्स बढ़ेंगे, बट जितना जल्दी हम इसको एक कॉमन नेम बना देंगे तो हमारे पास उतना बिजनेस आ जाएगा और हम बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे। वैसे तो थोड़ा केओटिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी ग्रोथ तो चाहिए, तो उन्होंने काफ़ी शॉर्ट टर्म में इतना ग्रोथ अचीव कर लिया। वैसा अब उससे एक रेगुलर रेवेन्यू उनका जनरेट हो रहा है। अब इसके लिए स्ट्रैटेजी में इन्होंने क्या लगाया वो बोला, तो देख लेते हैं। हेड पॉइंट से भी काफ़ी चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएंगी, तो ज़्यादा रीडिंग की जरूरत नहीं, ऑफ ही नहीं करेंगे। की एस्पेक्ट्स में सबसे पहले तो बोल रहे हो क्लीन क्लियर लैंडिंग पेज, मतलब जो आपकी वेबसाइट है, जो ऐप है, उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो उतना सिंपल होना चाहिए कि किसी को भी उसको यूज़ करने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील ना हो। तो एक बेसिक पार्ट हो गई। लैंडिंग पेज का मतलब वही है कि आपका ऐप या वेबसाइट कैसी दिख रही है। बिल्ट इन मार्केटिंग इंसेंटिव्स, ठीक है। अब इसमें बिल्ट इन मार्केटिंग इंसेंटिव्स का मतलब, जैसे पीछे नहीं बोला था कि आपने अपने कस्टमर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, जिसमें रेफरल वाला होता है ना, कि आप इतने लोगों को रेफर करो, इससे आपका प्लान अपग्रेड कर देंगे। तो आपको पैसा नहीं देना है, आप नॉर्मल बेसिक प्लान से प्रीमियम प्लान में आ जाओगे विदाउट पेमेंट, बट उससे क्या है, बाकी लोगों को पता चलेगा। तो मार्केटिंग कॉस्ट कंपनी वैसे बेयर कर रही है कि चलो भाई फ्री में सर्विसेज यूज़ कर लेना, लेकिन 10 लोगों को रेफर कर दो। तो उस टाइप का भी उन्होंने स्ट्रैटेजी लगाई और इससे काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई वैसे। और ये आज की डेट में भी ऐप्स करते हैं, रेफरल बोनस होता है, आप फ्रेंड्स को रेफर करो, फिर वो ऐप डाउनलोड करेगा, वो कुछ बाई करेगा तो आपको भी इतना कैशबैक मिलेगा, उस टाइप का। तो वो चीज़ें होती है। एंड इंस्पायरिंग मार्केटिंग या मार्केट प्लेटफॉर्म, ओके।
ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि टाइम के साथ साथ ना वो ब्रांडिंग वैसी हो गई ड्रॉपबॉक्स की कि लोग इंस्पायर हो रहे थे कि यार ये चीज़ हमें हेल्प कर रही है और इससे कहीं ना कहीं हमें एक फैसिलिटी मिल रही है। तो एक नॉर्मल जस्ट एन ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर की तरह लोगों ने उसको ट्रीट नहीं किया, कुछ यूनिक हो गया, क्योंकि इसके पहले ऐसी कोई कंपनी थी नहीं जो क्लाउड स्टोरेज में आपको इतना सारा डेटा स्टोरेज या कुछ प्रोवाइड करे। तो कोई भी मार्केट में कुछ नया लेके आता है जिससे आपका काम आसान हो जाए, तो वो कंपनी की रेपुटेशन अपने आप बढ़ जाती है और कस्टमर के माइंड में एक वो ब्रांड लॉयल्टी भी हो जाती है कि यार अच्छी कंपनी है, इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व कर दिया डेटा स्टोरेज का। अब इससे पहले डेटा स्टोरेज आपको करने के लिए वही डीवीडी, हार्ड डिस्क और ये सब चीज़ें चाहिए, अब वो करने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन कर सकते हो, तो उससे उसकी जो है वैल्यूएशन बढ़ गई वैसा। ठीक है, तो ये ड्रॉपबॉक्स की मेन स्टोरी थी। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है दैट इज़ गोल्डन हार्ट सीनियर केयर, ये कंपनी का नाम है। इसके बारे में भी देख लो, मैंने इसकी वेबसाइट आपको लिंक भेजा हुआ है। अब ये जो कंपनी है एक्चुअली में कर क्या रही है, इनका बिजनेस क्या है वो आप समझो यहाँ से। ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एक हेल्पिंग हैंड या एक सेल्फ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसा उस टाइप की सर्विसेज हैं। अब मैंने वो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको भेजा हुआ है, तो उसमें थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना तो आपको सर्विसेज समझ में आएंगी। मिशन तो दे रखा है। आगे भी आवर केयर सर्विसेज करके जाओगे ना नीचे, तो आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखेंगी उसमें, पर्सनल केयर, 24 आवर केयर, कंसील्ज केयर। लिविंग केयर। हाँ, पर वो सीनियर सिटीजन्स के लिए। हाँ हाँ। अल्जाइमर्स, डिमेंशिया के पेशेंट्स हो, मील प्रिपरेशन, न्यूट्रिशन, कंपेनियन केयर, ये सब भी है। अब इस टाइप की चीज़ों में बेसिक उनका आइडिया ये है कि जो पर्सन सीनियर सिटीजन है उसको कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत ऑब्वियसली पड़ने वाली है। अकेले उसके लिए वो चीज़ मैनेज करना डिफिकल्ट होगा, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, खाने पीने की प्रॉब्लम हो सकती है, एक लोनलीनेस हो सकती है अगर वो इंडिविजुअल है तो। क्योंकि जैसा यूएस में या कनाडा में जहाँ लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वेस्टर्न कल्चर में है भी ऐसा ना, फैमिली साथ में नहीं रह रही है नॉट, तो वहाँ पे ये सब इश्यूज बहुत आते हैं और मेजरली ओल्ड एज में तो ज़्यादा होते हैं। तो ये वेबसाइट जो है वो लोग उस तरीके से आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप मेडिकल पेशेंट हो, कोई केयर टेकिंग करने वाला नहीं है, तो आप उनके चार्जेस पे करो, एक केयर टेकर आपका ध्यान रखेगा, आपके मेडिकल का जो भी अरेंजमेंट करना है हॉस्पिटल्स का है वो सब चीज़ें करेगा। तो उस पॉइंट को ध्यान में रख के ये कंपनी यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट की, और ऐसी जो भी सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे लिस्ट की हुई है। ठीक है, अब बेसिक तो आपको पता चल गया कि एग्जैक्टली कंपनी कर क्या रही है, तो इसके अंदर जो समझाया हुआ है वो सेम पॉइंट्स है। अब इनकी स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इन्होंने इस चीज़ को कैसे ग्रो किया, वो कंपनी के ऊपर लोगों को ट्रस्ट कैसे आया। तो मेन तो क्या है ना, अब ये थोड़ा पर्सनलाइज्ड काइंड ऑफ सर्विस हो गया ना, 1-to-1 सर्विस हो गई। दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और अ सर्विस कि आपने बस कुछ भी ऐसे बाई कर लिया प्रोडक्ट, वैसा नहीं है। और जिस लेवल की सर्विस है वो काफ़ी 1-to-1 हो गई कि कोई पर्सन आपके साथ रह रहा है, मेडिकली आपकी केयर कर रहा है, आपके फूड न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहा है, आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उस टाइप की चीज़ें। तो वहाँ पे जिस पर्सन को आप साथ में रख रहे हो उस पर भी तो एक वो फेथ और वो ट्रस्ट होना चाहिए ना कि वो केयर टेकिंग कर पाएगा प्रॉपरली। ठीक है, वैसा है। तो वो ट्रस्ट बिल्टअप करने के लिए कंपनीज को यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी कि कैसे हम लोगों में इस चीज़ को एक एज अ ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करें कि ये सर्विस अच्छी है, सिक्योर है, और अगर आप ये सर्विस अवेल कर रहे हो तो उसमें आपको कोई थ्रेट नहीं है वैसा। तो उस टाइप का उनको बिल्टअप करना था। और ऐसे में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब कोई एक्चुअल यूज़र रिव्यू देता है कि भाई मैंने सर्विस अवेल की और मुझे सही लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भी अवेल कर सकते हो। तो दे न्यू कि कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए हमें रियल ऑथेंटिक रिव्यूज चाहिए, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में टारगेट वैसे ही किया। अब जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें उन्होंने वही बोला, मैनेजिंग द ऑनलाइन रिव्यूज। देखते हैं, एक बार लैंग्वेज पढ़ लो ना इसकी। Through a curated online review platform, Golden Heart Senior Care was able to share positive reviews as well as curating reviews that were incorrect. Golden Heart Senior Care was offered the opportunity to address any negative reviews while also encouraging satisfied clients to post their own reviews. The more reviews posted on an online review platform, the more relevant it becomes to search engines, and therefore the more it was pushed to the top of results. Presently, Golden Heart Senior Care can be seen on multiple senior care review websites, ranking at a 5 out of 5 stars. ठीक है, तो ये यहाँ पे वही हो गया कि नेगेटिव रिव्यूज है उसको वो लोग सामने कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, और उन्होंने अपने क्लाइंट्स को एनकरेज किया कि आप लोग प्लीज़ रिव्यू डालो। अब जितने ज़्यादा रिव्यूज आएंगे वो गूगल के ऊपर और वेबसाइट्स के ऊपर ना अपने आप वो प्रायोरिटी पे आता जाता है कि भाई ज़्यादा रिव्यूज आ रहे हैं तो इसको टॉप पे दिखाओ। तो वो रिव्यूज ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, एक वो चेन बन जाएगा और अपने आप उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी। तो रिव्यूज जैसे अपने बहुत बार देखते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई रिव्यू पोस्ट कर दो, गूगल रेटिंग दे दो, तो वो सब वो लोग इसलिए कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ जाती है तो बाकी के लोग जो है उसको व्यू करके जल्दी समझ पाते हैं कंपनी के बारे में, वैसा है। दूसरा वाला पोस्टिंग ओरिजिनल एंड क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन, ये वही हो गया। ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मतलब एक्चुअल में जो यूजर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस, जैसे वेबसाइट्स पे अपने देखते हैं उनका एक वीडियो जैसा बना दिया,
तो एक इंटरव्यू जैसा कर दिया कि आपको सर्विसेज कैसी लगी, शॉर्ट होगा 30 सेकंड्स 1 मिनट का, तो वो ऑथेंटिक लगता है कि हाँ भाई ये यूजर है, इसने खुद अपना वीडियो पोस्ट किया है कंपनी की वेबसाइट पे, तो जेन्यून होगा उस सेंस में। एंगेजिंग विद द फॉलोअर्स ऑनलाइन, अब ऑनलाइन फॉलोअर्स के साथ एंगेज करने का क्या मतलब होगा, तो भाई उसमें उनके कोई कमेंट्स आ रहे हैं, कोई क्वेरीज आ रही है वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इमीडिएटली, तो शॉर्ट टर्म में उनको रिस्पॉन्स मिलेगा, तो अपनी क्वेरीज वो लोग सॉल्व कर पाएंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा उस सर्विसेज को लेके, वैसे बोला। ठीक है, चलो फोर्थ वाला केस देख लेते हैं। फर्स्ट फ्रूट वेलनेस सेंटर वैसे बोला हुआ है। इसके लिए भी है वेबसाइट अपने पास, देख लो क्या कर रहे हैं लोग। ये भी यूएस का ब्रांड है, इन्होंने ना कुछ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स और प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स जो है रजिस्टर करवाए। आइडिया वो है हेल्थ केयर और वेलनेस और वेट लॉस और फिटनेस के ऊपर है, तो कुछ फूड रेसिपीज़ और ये सबको इन्होंने पेटेंट करा लिया, और उसके बेसिस पे वो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं जिससे आप वेट लॉस कर सकते हो, प्लस जो जिम और बाकी वर्कआउट और वो सारी फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो ये मेन आइडिया था कि जिस वजह से कंपनी स्टार्ट की। अब इसमें इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी लगाई अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो हमें यहाँ पे देखनी, तो डायरेक्टली अपने की एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। फर्स्ट जो है उसमें बोला बिल्डिंग आउट देयर कंटेंट मार्केटिंग, ये नया वर्ड है अपने लिए। कंटेंट मार्केटिंग क्या है, तो कंटेंट मार्केटिंग में ऐसा है कि हम डायरेक्टली ना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऑनलाइन मटेरियल, कुछ वीडियोस, कुछ नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, जिससे धीरे धीरे लोगों को ट्रस्ट बिल्टअप होने लग जाता है। आपको कंटेंट मार्केटिंग के बारे में लिखना है तो थोड़ा वहाँ पे नोट कर लो, मैं एक लाइन में लिखवा देता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। क्रिएशन एंड शेयरिंग, creation and sharing of online materials such as videos, blogs and social media posts. Social media post creation and sharing of online material such as videos, blogs, social media posts. फिर एक और सेंटेंस लिख लो, they do not promote the brand directly, they do not promote the brand directly, but create a stimulus about their products and services. ठीक है, they do not promote the brand directly but create stimulus about their product or services. स्टिमुलस का मतलब कि इंटरेस्ट डेवलप करना या एक हाइप डेवलप करना सामने वाले के माइंड में, कि वो इंटरेस्टेड हो, सोचे उसके ऊपर कि भाई क्या है क्या नहीं, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, दैट इज स्टिमुलस क्रिएट करना एज अ बाइंग बिहेवियर, वैसा है। तो यहाँ पे क्या कंटेंट मार्केटिंग में वो अपने कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं कि हम क्या चीज़ें ऑफर करते हैं, क्या है क्या नहीं है, फिर वो ब्रांड के ऊपर लोगों का फोकस अपने आप जाता है। जब वो कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो ब्रांड के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी करेंगे, ये स्ट्रैटेजी है। तो पहले तो उन्होंने वही किया, कंटेंट मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस किया। अब उसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, रीड कर लो ना कंटेंट मार्केटिंग वाला। It was through content marketing that the First Fruit Wellness Center was able to initially build an audience. Engagement campaigns cannot work without followers already available. Posting interesting content, sharing curated content, and interacting with similar brands were the first step towards building First Fruit Wellness Center social media campaigns. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में कनेक्टिंग डायरेक्टली विद द फॉलोअर्स, पढ़ो ना क्या बोला है इसमें। When followers connected with First Fruit Wellness Center, the marketing team began to interact with them immediately, asking them questions about their interests and their goals. This type of personal interaction is extraordinarily rare on social media today and served the purpose of not only establishing relationships with customers but also showing them that this company was different. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉलोअर्स के साथ कि भाई आपकी क्या क्वेरीज है, आपके क्या क्वेश्चन है, उनका इंटरेक्शन करना, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना, ताकि वो कम्युनिटी बिल्डिंग हो सके। तीसरा बोल रहे हैं गेटिंग द फॉलोअर्स टू कम इन। अब ये फॉलोअर्स को एक तरीके से बिजनेस की तरफ कन्वर्ट करना कि भाई आप हमें सोशल मीडिया फॉलो करते हो, हमारी वेबसाइट पे आके देख लो, वहाँ पे हमारे क्या प्रोडक्ट्स है, क्या सर्विसेज है, उस पर डिस्काउंट ऑफर्स है, ये है वो है। तो फ्री कंटेंट जो इतने टाइम से लोग यूज़ कर रहे हैं, अब ट्रस्ट बिल्टअप हो चुका है ना, अब उनसे पैसे निकलवाना आप स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, तो ये भी इन्होंने किया। ठीक है, और फिर लास्ट जो कंपनी है फिफ्थ वाली, दैट इज रूफ स्टॉक, देख लेते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट से रिलेटेड है मेजरली।
Real estate. अब लास्ट लिंक ओपन करोगे तो Oakland. Online platform for real estate investments provides marketplace for real estate investment, allows the user to purchase and sell whole or fractional shares of investment properties, offers a platform for global asset managers to evaluate, purchase, and own residential investment properties. Okay. Provides tools to manage portfolio, connecting investors, negotiations, deal management, support solution to user. तो इन शॉर्ट ऐसा है कि आप प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इनके थ्रू कर सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल है और आप इसमें एज अ फ्रैक्शनल शेयर या वो सब बाई करना है तो जैसे REIT में होता है उस टाइप का भी आप कर सकते हो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं कि आप पूरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते तो उसके यूनिट्स खरीद लो, वैसा तो वो भी है। और प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वो ऑप्शन भी है। तो ग्लोबली लोग इसको मैनेज कर सकते हैं कि कहीं से बैठ के कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी हो ऑनलाइन भी तो वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। आज की डेट में अपने पास है 99 एकर्स है, मैजिक ब्रिक्स है, ये सब ऐप्स है जिस पे लोग अपनी प्रॉपर्टी पोस्ट करते हैं और आप खरीदना चाहो तो ओनर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो कुछ उस टाइप का है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक वही है कि रियल एस्टेट की बात हो रही है। अब इस कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी में क्या क्या किया है वो हमें समझना है। देखो इनका मेन कंटेंट क्या है कि भाई प्रॉपर्टी मार्केट में लोगों से इन्वेस्ट करवाना है। अगेन यहाँ पे भी एक वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने की जरूरत है। ट्रस्ट फैक्टर और थोड़ा ब्रांडिंग जरूरी है, बिकॉज जिस लेवल की सर्विसेज और प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो वहाँ इन्वेस्टमेंट लैक्स में, करोड़ में होगा। बड़ा अमाउंट कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा ना, तो जिसके थ्रू वो कर रहा है उसकी इंप्रेशन अपने माइंड में ऐसी नहीं चाहिए कि बड़ा ब्रांड है, इसके थ्रू काम करेंगे तो टेंशन नहीं है, बड़ी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, पॉपुलर ब्रांड है तो सेफ है। छोटे मोटे पर्सन के थ्रू अपने डील करने जाएंगे तो अपने को भी टेंशन होगा कि यार कुछ पंगा नहीं हो जाए। आप कोई ब्रोकर के थ्रू भी अगर काम कर रहे हो प्रॉपर्टी मार्केट में तो छोटा मोटा ब्रोकर होगा और आप करोड़ों की प्रॉपर्टी की डील कर रहे हो तो आपको डाउट होगा कि यार ये मैनेज कर पाएगा कि नहीं, इसका इतना कॉन्टैक्ट है तो सही से पेपर वर्क करवा तो देगा, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अपन जानते नहीं। ऑन दी अदर हैंड कोई बड़ी रियल एस्टेट एजेंसी है जिसका नाम बहुत पॉपुलर है, 10 लोगों ने आपको बोला है तो आप पहले उस पर ट्रस्ट करोगे कि यार मेरा 10-20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो बड़ा ब्रोकर होगा, प्रॉपर ऑफिस लेके बैठा है, नाम है उसका, 10 लोगों ने रेफर किया है तो ये ठीक से करवा देगा, कोई पंगा नहीं होगा। तो उस टाइप का एक ब्रांड बिल्डिंग करना ऐसी कंपनीज के लिए बहुत जरूरी है, तभी लोग इनके थ्रू काम करेंगे, अदरवाइज रिस्क नहीं लेंगे। ये वो पॉइंट है। तो उन्होंने स्ट्रैटेजीज में क्या किया है वो देख लो, की एस्पेक्ट्स में देख लेते हैं डायरेक्टली। पहले तो बोला प्लेसमेंट इन रेप्यूटेबल मैगजीन्स एंड न्यूज आउटलेट्स। ब्रांडिंग करनी है, बड़ा ब्रांड बनना है तो बड़े पब्लिशिंग ब्रांड को ही टारगेट करना पड़ेगा। आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो तो आप वहाँ पे दिखो जहाँ पे बाकी बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं। महंगी मैगजीन्स होती है जिसको लोग पढ़ रहे हैं तो बड़े बड़े ब्रांड्स है तो वो इंडिया टुडे हो गया या टाइम्स हो गई या ऐसी कोई बड़ी मैगजीन में आपका अगर नाम आ रहा है तो लोग आपको ना वो मैगजीन की ब्रांड के साथ रिलेट करेंगे। यार इतनी बड़ी, अब टाइम मैगजीन में किसी का फ्रंट पेज पे फोटो आ जाए तो अपने क्या बोलते हैं, यार बड़ी हस्ती है इसलिए इसका फोटो आया है। और टाइम मैगजीन वाले, फोर्ब्स वाले, ऐसे हर किसी को तो लेते नहीं है। तो फोर्ब्स में किसी का नाम आ जाए तो आपके माइंड में ना फोर्ब्स की वजह से वो पर्सन की रेपुटेशन और बढ़ जाती है कि यार फोर्ब्स ने अगर इसको एनरोल किया है तो कुछ इसने ऐसा अचीव किया होगा तभी इसको एनरोल किया, नहीं तो ऐसे किसी का भी फोटो नहीं आने वाला। तो उस टाइप का टारगेट इन्होंने किया कि भाई रेप्यूटेबल मैगजीन जो उनकी फील्ड की है उसमें उनका दिखना जरूरी है। जो न्यूज चैनल्स है बड़े बड़े उस पर उनका एड्स आने जरूरी है, वहां से ब्रांड बिल्डिंग अपने आप क्रिएट हो जाती है। तो ये एक स्ट्रैटेजी लगाई। दूसरा रिव्यूज एंड रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। अब रेप्यूटेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि भाई पब्लिक में आपकी रेप्यूटेशन कैसी है और वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे आपने काम करके दिया होगा, जैसे फीडबैक आए होंगे, उससे आपकी रेप्यूटेशन बिल्ड हुई होगी। और रेप्यूटेशन में कैसा है, एक्चुअल में क्या है और दिखाना क्या चाहते हो उसमें फ़र्क होता है। तो आपने एक्चुअल में अगर कहीं कोई मैटर बिगाड़ा भी होगा, किसी की डील में पंगा भी हुआ होगा, लेकिन मार्केट में वैसी रेप्यूटेशन क्रिएट होनी नहीं चाहिए। तो बहुत बार लोग करते हैं फेक मार्केटिंग करते हैं, अच्छा अच्छा दिखाते हैं, इतनी ब्रांडिंग करते हैं कि भाई 2-4 केस बिगड़े भी होते हैं ना तो वो दब जाते हैं, कहीं ना कहीं नाम ही नहीं आता। दैट इज रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। तो वो भी करना पड़ता है क्लाइंट्स के रिव्यूज के बेसिस पे। अब इसमें इन्होंने एग्जैक्टली किया कैसे वो देख लेते हैं, पढ़ो ना इसको। Reputation was important for Roofstock as many would be looking up to company to make sure it was legitimate. Roofstock invested in reputation management enough to ensure that it had positive, reputable reviews showing up whenever potential clients searched for the company on a search engine. It wasn't enough for Roofstock itself to rank highly in terms of SEO, it reviews and testimonials needed too as well. मतलब रेपुटेशन मैनेजमेंट में यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन कोई भी हमारी कंपनी के बारे में सर्च करे तो उसको अच्छे रिव्यूज पहले दिखने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिव्यूज ही दिखने चाहिए ताकि उसके माइंड में पहली इंप्रेशन पॉजिटिव क्रिएट हो। अपने कितनी बार कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, स्टार रेटिंग देखते हैं, ऑनलाइन रिव्यू सर्च करते हैं तो उसमें आपको पहले नेगेटिव रिव्यूज मिल जाएंगे ना। आप बोले ले पहला ही रिव्यू इतना खराब है, बेकार कंपनी होगी, छोड़ जाने दे। लेकिन 10 रिव्यू अच्छे आने के बाद 1-2 ऐसे नेगेटिव दिखते हैं तो अपने फिर एवरेज देखते हैं या 10 में से 1 ऐसा है, बाकी 9 तो अच्छे ही है ना। तो एक आध तो कस्टमर कुछ ना कुछ नेगेटिव लिखेगा, वो तो चलेगा, वैसा है। तो उस टाइप का करने के लिए जब टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो ना
तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये जो एसईओ लिखा है ना, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो लोग कीवर्ड्स वैसे यूज़ करते हैं कि आपका लिंक या आपका जो डेटा है वो पहले अवेलेबल हो जाए। इवन यूट्यूब पे भी होता है, जैसे यूट्यूब में मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो उसमें ना यूट्यूब के ऊपर टैग्स होते हैं। अब जैसे आप वीडियो सर्च करते हो तो आपने लिखा भाई CS प्रोफेशनल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो मुझे वो चीज़ समझनी है कि एक यूज़र जब ये टॉपिक ढूंढेगा तो क्या वर्ड्स टाइप करेगा। तो मैं ना हैशटैग में वो टर्म्स ऐड टैग करके डालता हूँ, तो हैशटैग CS, हैशटैग प्रोफेशनल, हैशटैग स्ट्रेटेजिक, हैशटैग मैनेजमेंट। तो क्या है ना, आप CS प्रोफेशनल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डालोगे तो वो उसका AI अपने आप मेरा वाला वीडियो से लिंक करेगा कि हाँ मैंने वही टैग्स डाले और यूज़र वही वर्ड ढूंढ रहा है, वो मैचिंग कर देगा। तो आपको ना वो सर्च लिस्ट में मेरा वीडियो टॉप पे दिखाएगा। तो उससे क्या होगा, मेरे वीडियोस के व्यू अपने आप बढ़ेंगे। दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन मतलब अपना गूगल या यूट्यूब, ऑप्टिमाइज करना मतलब कीवर्ड्स वैसे यूज करना। तो लोग देखना जो वीडियो का नाम डालते हैं उसमें वैसे ही वर्ड्स यूज करते हैं जिस नाम से ज्यादा लोग उसको सर्च करेंगे। मैं कुछ भी रैंडम नेम रखूंगा वो मैच ही नहीं करेगा, तो आप जब सर्च करोगे मेरा वीडियो दिखाएगा नहीं। तो व्यूज बढ़ाने के लिए सब चीजें करनी होती है। गूगल पे भी ऐसा होता है, गूगल में भी जो लोग जैसे आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, आप कोई गूगल सर्च करते हो तो लिंक्स आते हैं, वो लिंक्स में भी जो वर्ड यूज किए होते हैं ना, वो भी उस चीज को ध्यान में रख के किए होते हैं कि आप एज अ यूजर क्या टाइप करोगे वो मैच होना चाहिए। तो जल्दी आपका लिंक ऊपर दिखेगा और लोग उसको रीड करेंगे, तो उससे भी उनका रेवेन्यू बढ़ता है, क्योंकि वो ब्लॉग्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स होती है, तो उससे उनका रेवेन्यू बढ़ने वाला है वैसा। ठीक है, तो ये रेपुटेशन मैनेजमेंट हो गया। तीसरा पार्ट है पेड एडवर्टाइजिंग। अब ये तो बेसिक सी बात होगी, जितना पैसा खर्च कर सकते हो करो, ब्रांडिंग करो। और ब्रांडिंग के लिए आपके पास मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो कंपनी ने ये भी किया, तो भाई रेप्यूटेबल मैगजीन्स में अपने आप को कवर करवाया, रेपुटेशन मैनेजमेंट किया, ऑनलाइन रिव्यूज में अपने आप को ऊपर रखा और पेड एडवर्टाइजिंग करके अपनी ब्रांडिंग बढ़ी। तो इस तरीके से कंपनी पॉपुलर होती गई और उनका बिजनेस रेवेन्यू बढ़ता गया। तो ये सारी कंपनीज कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी। तो ये 5 केसेस थे आपके इस चैप्टर में, कंप्लीट है यहाँ पे। बाकी फिर नया चैप्टर कल से देखते हैं। आज के लिए काफी।